आज दरबार का माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ऐसा सवाल था जो उनके मन को मथ रहा था। वो अपने दरबारियों की बातों को सुन तो रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उनकी नजरें बार बार अपने प्रिय सलाहकार और मित्र बीरबल पर जाकर टिक जाती थी, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न भाव से बैठे थे। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी, अद्भुत बुद्धिमत्ता और जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने की कला के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे, अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे। अकबर बीरबल का सम्मान करते थे, उनकी सलाह को महत्व देते थे और अक्सर उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन आज अकबर के मन में सम्मान के साथ साथ एक चुभन भी थी, एक ऐसी असुरक्षा जो एक शहंशाह के लिए स्वाभाविक नहीं थी। उन्होंने अनगिनत बार देखा था कि कैसे बड़े बड़े विद्वान, चतुर दरबारी और विदेशी राजदूत बीरबल की बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाते थे। हर बार जब बीरबल किसी असंभव पहेली को सुलझाते तो दरबार में वाहवाह की गूंज उठती थी। लोग कहते, बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। ये प्रशंसा अकबर को अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी उनके दिल के किसी कोने में एक कांटा सा चुभ जाता था। वो सोचते, मैं शहंशाह हूं, सल्तनत का मालिक, तो फिर क्यों हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी के गुण गाता है? क्या लोग ये सोचते हैं कि बीरबल मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है? ये सवाल एक छोटे से बीज की तरह उनके मन में बोया गया था, और अब ये एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था, जिसकी जड़ें उनके अहंकार को हिला रही थी। आज वो इस सवाल का जवाब पाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने दरबार की कार्यवाही को बीच में ही रोक दिया। उनकी गंभीर आवाज से पूरे दीवाने खास में सन्नाटा छा गया। हमारे मन में एक सवाल है, बादशाह ने कहा। उनकी नजरें दरबार में बैठे हर व्यक्ति पर घूम रही थी। हम ये जानना चाहते हैं कि इस सल्तनत में हमारे और बीरबल के बीच ज्यादा बुद्धिमान कौन है? ये एक ऐसा सवाल था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार में बैठे दरबारी सन्न रह गए। ये एक सीधी सादी परीक्षा नहीं थी, ये एक खतरनाक जाल था। अगर वे कहते कि बादशाह ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये चापलूसी लगती और बीरबल की योग्यता का अपमान होता। और अगर वे बीरबल का नाम लेते, तो ये बादशाह की शान में गुस्ताखी होती, जिसका अंजाम भयानक हो सकता था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, ने इस मौके को भुनाने की सोची। वो बोले, हुजूर, ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो सूरज है और बीरबल महज एक दिया। सूरज की रोशनी के सामने दिए की क्या बिसात? आप पूरी सल्तनत के मालिक हैं। आप ही सबसे बुद्धिमान हैं। कई और दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई। चारों ओर से बेशक बेशक की आवाजें आने लगी, लेकिन अकबर इन खोखले जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उनकी आंखें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसके जवाब का उन्हें इंतजार था। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? अकबर ने सीधे बीरबल से पूछा, क्या तुम भी यही मानते हो कि हम तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? अब सारी निगाहें बीरबल पर टिक गई। ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। उनका एक गलत शब्द या तो बादशाह का अपमान कर सकता था, या फिर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता था। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया, और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। जहांपना, उन्होंने बहुत ही संतुलित और विनम्र स्वर में कहा, यह सवाल वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि सूरज ज्यादा बड़ा है या सागर। दोनों अपनी अपनी जगह पर महान हैं और एक दूसरे के पूरक है। आपकी बुद्धिमत्ता एक विशाल साम्राज्य को चलाने, नीतियां बनाने और लाखों लोगों के भविष्य का फैसला करने में है। मेरी बुद्धिमत्ता आपकी सेवा करने और आपके सामने आने वाली मुश्किलों को सुलझाने में है। ये एक बहुत ही कूटनीतिक और चतुर जवाब था, लेकिन अकबर आज इससे संतुष्ट नहीं होने वाले थे। उनके मन का कांटा अभी भी चुभ रहा था। नहीं बीरबल, अकबर ने जोर देकर कहा, हमें घुमा फिराकर जवाब नहीं चाहिए। हमें एक सीधा और स्पष्ट उत्तर चाहिए।
हम आज ये साबित करना चाहते हैं कि एक बादशाह की बुद्धि एक सलाहकार से कहीं बढ़कर होती है। हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। अकबर ने कहा, हम तुम्हें और खुद को एक ही काम देंगे। जो भी उस काम को बेहतर और जल्दी करेगा वही ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा। क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? बीरबल जानते थे कि बादशाह को सीधे ना कहना संभव नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। बताइए, हमें क्या करना है? अकबर ने एक पल सोचा। उन्हें एक ऐसा काम चाहिए था जो केवल शारीरिक शक्ति या शाही आदेश से न हो, बल्कि जिसमें बुद्धि, समझ और रचनात्मकता की जरूरत हो। ठीक है, बादशाह ने कहा, चुनौती यह है कि हम दोनों को कल शाम तक शहर के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर दरबार में पेश करना है। जो व्यक्ति सबसे प्रमाणित और निर्विवाद मूर्ख को लेकर आएगा वही विजेता होगा। ये सुनकर दरबारी हैरान रह गए। मूर्ख को ढूंढना, ये कैसा काम था? मुल्ला दो प्याजा मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा काम है जिसमें बीरबल निश्चित रूप से हार जाएंगे। एक बादशाह के लिए किसी को भी मूर्ख घोषित करना आसान था, लेकिन बीरबल को ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। चुनौती स्वीकार कर ली गई। अगले दिन सुबह अकबर ने भेष बदला। उन्होंने एक साधारण सौदागर का रूप धारण किया और अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ आगरा की गलियों में निकल पड़े, सबसे बड़े मूर्ख की तलाश में। अकबर ने कई लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। अकबर को लगा, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपनी खोई हुई अंगूठी को सड़क पर ढूंढ रहा था, जबकि अंगूठी उसके घर में खोई थी। उसका तर्क था कि सड़क पर रोशनी ज्यादा है, इसलिए यहां ढूंढना आसान है। अकबर को लगा, ये तो महामूर्ख है। उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। शाम तक अकबर ने ऐसे 4-5 प्रमाणित मूर्ख जमा कर लिए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे बीरबल से जीत जाएंगे। दूसरी ओर बीरबल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो सुबह अपने घर पर ही रहे। उन्होंने आराम से नाश्ता किया और फिर अपने बगीचे में टहलने लगे। दरबारियों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है। दोपहर के बाद बीरबल घर से निकले, लेकिन वो शहर की गलियों में नहीं गए। वो सीधे एक निर्माण स्थल पर पहुंचे जहां एक नई दीवार बन रही थी। उन्होंने वहां मजदूरों को काम करते देखा, कारीगरों से बात की और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ गए। वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे, सुन रहे थे और सोच रहे थे। शाम को जब दरबार फिर से लगा तो माहौल में एक अजीब सा उत्साह और तनाव था। अकबर अपने सिंहासन पर गर्व से बैठे थे। उनके द्वारा पकड़े गए सभी मूर्ख दरबार में एक कतार में खड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अकेले और खाली हाथ खड़े थे। अकबर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। क्यों बीरबल, क्या तुम्हें शहर में कोई मूर्ख नहीं मिला, या फिर तुमने हार मान ली? अकबर ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, मुझे मूर्ख तो मिला, बल्कि शहर का सबसे बड़ा मूर्ख मिला, लेकिन उसे दरबार में लाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। कहाँ है वो? अकबर ने अधीर होकर पूछा। तभी दरबार के दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। 2 सिपाही एक सजी धजी पालकी लेकर अंदर आए। पालकी को देखकर सभी हैरान रह गए। एक मूर्ख को पालकी में बिठाकर कौन लाता है? पालकी को बादशाह के सिंहासन के ठीक सामने रखा गया। बीरबल ने आगे बढ़कर पालकी का पर्दा हटाया और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर पूरे दरबार की सांसें रुक गई। पालकी के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था, और उस आईने में जिसकी छवि साफ साफ दिखाई दे रही थी वो थे स्वयं शहंशाह अकबर। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका शरीर कांपने लगा। ये एक सीधा अपमान था, एक अक्षम्य अपराध। बीरबल,
ये क्या गुस्ताखी है? अकबर दहाड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख कहने की? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? मुल्ला दो प्याजा और अन्य चापलूस दरबारियों को लगा कि आज बीरबल का अंतिम दिन है। वे मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। वो शांत और अड़े खड़े थे। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह। मैंने आपको मूर्ख नहीं कहा। मैंने तो केवल शहर के सबसे बड़े मूर्ख को आपके सामने पेश किया है। अब ये आप पर है कि आप उसे पहचाने या नहीं। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की और उनकी आवाज में इतनी तर्कसंगता और गहराई थी कि अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। हुजूर, बीरबल ने कहा, आपने जिन लोगों को पकड़ा है वे शायद मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे थे। कोई डाल काट रहा था तो कोई गलत जगह अंगूठी ढूंढ रहा था। वे अपनी अज्ञानता या नासमझी के कारण ऐसा कर रहे थे। उनकी मूर्खता से केवल उन्हीं का नुकसान हो रहा था। लेकिन जहांपनाह, आप सोचिए, बीरबल ने आगे कहा, इस सल्तनत का सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली और सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? वो आप है। आपके एक निर्णय पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर करता है। आपके समय की कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा है। आपका एक एक पल सल्तनत की भलाई में लगना चाहिए। बीरबल ने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, और ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान शहंशाह, जब अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और सल्तनत के संसाधन एक ऐसे व्यर्थ और निरर्थक काम में लगा दे जिसका मकसद केवल अपने एक सलाहकार से खुद को बेहतर साबित करना हो, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी छोटी सी असुरक्षा और अहंकार को शांत करने के लिए सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण काम को छोड़कर मूर्खों की तलाश में गलियों में भटकता फिरे, उसे सबसे बड़ा मूर्ख नहीं तो और क्या कहा जाएगा? आपकी ये मूर्खता उन छोटे मोटे मूर्खों से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी सल्तनत का नुकसान होता है। अब दरबार में जो सन्नाटा था वो भय का नहीं बल्कि आत्मबोध का था। अकबर, जो आईने में अपनी छवि देख रहे थे, उन्हें अब अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी गलती दिखाई दे रही थी। उन्हें बीरबल के शब्दों में कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने उन्हें अपमानित नहीं किया था बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे, धीरे धीरे उस आईने के पास आए और उसमें अपनी आंखों में झांका। उनके चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था। उसकी जगह शर्मिंदगी और फिर एक गहरी समझ ने ले ली थी। वो बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था बल्कि कृतज्ञता का भाव था। बीरबल, उन्होंने एक शांत और गंभीर आवाज में कहा, तुमने आज हमें आईना नहीं दिखाया बल्कि हमारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा दिया है। तुम सही हो। एक शहंशाह का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आज हमने अपनी इस कमजोरी के कारण सचमुच मूर्खतापूर्ण कार्य किया। उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज इस चुनौती का विजेता कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता स्वयं है। बीरबल ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों से खुद को श्रेष्ठ साबित करने में नहीं बल्कि अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में है। उस दिन के बाद अकबर ने फिर कभी यह सवाल नहीं पूछा कि क्या बीरबल मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता उनकी अपनी शक्ति का विस्तार थी, न कि उसे चुनौती। बीरबल एक ऐसा आईना थे जो उन्हें हमेशा सच दिखाता था, भले ही वो सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। और एक महान शासक के लिए ऐसे सच्चे आईने से बढ़कर कोई खजाना नहीं हो सकता था। कहानी 2। अकबर के दरबार में हर सुबह आम जनता की शिकायतों और विवादों को सुनने के लिए सजता था। बादशाह स्वयं लोगों की समस्याओं को सुनते और अपने नवरत्नों की सहायता से न्याय करते थे। लेकिन कुछ मामले इतने जटिल और पेचीदा होते थे
कि उनका समाधान केवल एक ही व्यक्ति के पास होता था, बीरबल। एक ऐसी ही धूप भरी सुबह, जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था, एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरबार में दो व्यक्ति पेश हुए, दोनों ही बदहवास और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। एक था सेठ हरचंद, शहर का एक जाना माना साहूकार, जो अपनी कंजूसी और कठोरता के लिए कुख्यात था। उसके कपड़े कीमती थे, लेकिन चेहरे पर लालच और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। दूसरा था रामदीन, एक गरीब किसान, जिसके फटे पुराने कपड़ों और सूखे चेहरे से उसकी गरीबी झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और बेबसी थी। कोतवाल ने मामला पेश किया। आलम पनाह, इन दोनों के बीच एक थैली को लेकर विवाद है। सेठ हरचंद का कहना है कि यह थैली उनकी है, जिसमें सोने की 100 अशर्फियां थी, और ये किसान रामदीन चोर है, जिसने इसे चुराया है। वहीं रामदीन का दावा है कि यह थैली उसे अपने खेत में मिली है, और वह इसकी सूचना देने ही वाला था कि सेठ ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने सोने की अशर्फियों से भरी एक भारी चमड़े की थैली को देखा, जो सबूत के तौर पर उनके सामने रखी गई थी। उन्होंने सेठ हरचंद से पूछा, सेठ, आपको कैसे पता कि यह थैली आपकी ही है? क्या इस पर कोई विशेष निशान है? सेठ हरचंद ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हुजूर, ये मेरी ही थैली है। मैं इसे 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके कोने पर एक छोटा सा छेद है, जिसे मैंने खुद हरे धागे से सिला है। आप देख सकते हैं। अकबर ने थैली की जांच की। उसके एक कोने पर हरे धागे का एक छोटा सा पैबंद लगा था। ये एक मजबूत सबूत था। अब अकबर रामदीन की ओर मुड़े। किसान, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ का दावा तो मजबूत लगता है। रामदीन ने कांपते हाथों से हाथ जोड़े। उसकी आवाज में घबराहट थी, पर ईमानदारी भी। मालिक, मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। कल शाम मैं अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी मेरा हल किसी कठोर चीज से टकराया। मैंने वहां खोदा तो मुझे ये थैली मिली। मैं उसे लेकर घर गया। आज सुबह मैं इसे पंचायत के पास ले जाने की तैयारी कर रहा था, ताकि इसके असली मालिक का पता चल सके। तभी सेठ हरचंद अपने आदमियों के साथ मेरे घर आ धमके और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर यहां ले आए। सेठ बीच में ही चिल्लाया, झूठ बोलता है हुजूर, ये चोर है। मैंने इसे कल रात अपने घर के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा था। ये मेरी तिजोरी से थैली चुराकर भाग गया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सेठ का सबूत, थैली पर निशान, मजबूत था, जबकि किसान की कहानी केवल उसकी जुबान पर थी। ज्यादातर दरबारियों को लगा कि गरीब किसान लालच में आ गया होगा और झूठ बोल रहा है। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ एक सम्मानित साहूकार था, जिसके पास एक ठोस सबूत था। दूसरी तरफ एक गरीब किसान, जिसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी, पर उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। गलत फैसला किसी निर्दोष को सजा दे सकता था और किसी दोषी को बचा सकता था। हमेशा की तरह जब न्याय का तराजू डगमगाने लगता, अकबर की नजरें बीरबल को ढूंढती। बीरबल, जो अब तक खामोशी से पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस नाटक के हर पात्र के मन को पढ़ रहे हों। बीरबल, अकबर ने कहा, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। एक तरफ सबूत है, दूसरी तरफ एक ईमानदार दिखने वाला इंसान। आपकी क्या राय है? हम न्याय कैसे करें? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, न्याय करने के लिए केवल आंखों से देखे गए सबूत काफी नहीं होते। कभी कभी सच उन परतों के नीचे छिपा होता है, जिन्हें केवल बुद्धि और धैर्य से ही हटाया जा सकता है। उन्होंने पहले सेठ हरचंद से पूछा, सेठ जी, आप कह रहे हैं कि यह थैली आपकी है और आप इसे 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हां, बिल्कुल, सेठ ने आत्मविश्वास से कहा। और इसमें सोने की 100 अशर्फियां थी? बीरबल ने पूछा। पूरी 100 अशर्फियां, एक भी कम नहीं, सेठ ने दृढ़ता से कहा। फिर बीरबल रामदीन की ओर मुड़े। रामदीन, जब तुम्हें यह थैली मिली,
तो क्या तुमने इसे खोलकर देखा था कि इसमें क्या है? रामदीन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। जी हुजूर, मैंने घर जाकर इसे खोला था। मैं देखना चाहता था कि इसमें क्या है। इसमें सोने के सिक्के थे। कितने सिक्के थे? क्या तुमने गिने? बीरबल ने सीधा सवाल किया। रामदीन ने एक पल सोचा और फिर बोला, जी, मैंने गिने थे। इसमें पूरे 100 सिक्के थे। ये सुनते ही सेठ हरचंद की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन बोला, फंस गया मूर्ख। इसने खुद ही मान लिया कि इसमें 100 सिक्के हैं। अब तो ये पक्का चोर साबित होगा। अकबर और अन्य दरबारी भी हैरान थे। किसान ने खुद ही अपने खिलाफ एक और सबूत दे दिया था। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने अगला सवाल पूछा, जो सबको बहुत अजीब लगा। सेठ जी, आप एक साहूकार हैं। आप पैसों का लेन देन करते हैं। आपकी ये अशर्फियां ही नई नहीं होंगी। वे पुरानी और घिसी हुई होंगी, है ना? सेठ ने थोड़ा चौंक कर कहा, जी हां, वे कई सालों से मेरे पास थी। पुरानी और घिसी हुई ही थी। बीरबल ने फिर रामदीन से पूछा, रामदीन, तुमने जो सिक्के देखे, क्या वे नए और चमकदार थे या पुराने और घिसे हुए? रामदीन ने फिर ईमानदारी से जवाब दिया, हुजूर, सिक्के तो बिल्कुल नए लग रहे थे। उन पर चमक थी, जैसे अभी अभी टकसाल से बनकर आए हों। ये जवाब सुनते ही दरबार में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। ये क्या हो रहा था? दोनों के बयान अलग अलग क्यों थे? बीरबल अब अपने असली खेल पर आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर उस थैली को अपने हाथ में लिया और उसकी अशर्फियों को एक बड़ी थाल में खाली कर दिया। सोने की अशर्फियां खनखनाती हुई थाल में गिरी और उनकी चमक से दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। वे बिल्कुल नई और चमकदार थी। अब बीरबल ने अपना अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एक बड़े पतीले में पानी मंगवाया और उसे आग पर रखकर गर्म करने का आदेश दिया। जब पानी खौलने लगा तो बीरबल ने उन सभी 100 अशर्फियों को उस उबलते पानी में डाल दिया। दरबार में हर कोई हैरान था। बीरबल ये क्या कर रहे थे? सोने को उबालने का क्या मतलब? सेठ हरचंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल करना क्या चाहते हैं। कुछ देर तक अशर्फियों को पानी में उबलने देने के बाद बीरबल ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। जब पानी थोड़ा ठंडा हुआ तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। पानी की सतह पर तेल और मैल की एक पतली परत तैर रही थी। पानी थोड़ा गंदा हो गया था। बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई पानी की तरह साफ हो जाएगी। उन्होंने सेठ हरचंद की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आपने कहा कि यह थैली आपकी है और आप इसे 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 20 सालों में आपने अनगिनत बार इसमें हाथ डाला होगा। सिक्के रखे होंगे, निकाले होंगे। आपके हाथों का पसीना, धूल और मैल इन सिक्कों और थैली के अंदरूनी हिस्से में जरूर लगा होगा। फिर उन्होंने पानी की सतह पर तैरते मैल की ओर इशारा किया। देखिए, जब हमने इन सिक्कों को उबाला तो इनके ऊपर जमा हुआ मैल और तेल पानी में घुल गया। ये इस बात का सबूत है कि इन सिक्कों को लंबे समय तक किसी चमड़े की थैली में रखा गया है और उन्हें बार बार हाथों से छुआ गया है। सेठ हरचंद ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि ये सबूत तो उसी के पक्ष में है, लेकिन बीरबल का असली दाव अभी बाकी था। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, लेकिन सेठ जी, आपने ये भी कहा था कि इस थैली में आपकी 100 अशर्फियां थी। और जब हमने इस गरीब किसान से पूछा तो इसने भी कहा कि इसमें 100 अशर्फियां है। बीरबल ने एक पल का नाटकीय मौन लिया और फिर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। असली चोर आप हैं, सेठ हरचंद। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये क्या कह रहे थे बीरबल? सेठ चिल्लाया, ये बकवास है। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? मेरी ही तो अशर्फिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, तुम्हारी चोरी आज पकड़ी गई है। सुनो सब लोग, ये थैली इस किसान रामदीन को उसके खेत में मिली है। ये सच है,
लेकिन ये थैली तुम्हारी नहीं है सेठ, ये किसी और की है। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। रामदीन एक भोला भाला किसान है। जब उसे ये थैली मिली तो उसने ईमानदारी से घर जाकर सिक्के गिने। इसमें 100 सिक्के थे। आज जब दरबार में उससे पूछा गया तो उसने सच बता दिया कि उसने 100 सिक्के देखे। और तुम सेठ हरचंद, तुम एक चालाक और लालची इंसान हो। जब तुमने सुना कि किसान को सोने की अशर्फियों से भरी थैली मिली है तो तुम्हारे मन में लालच आ गया। तुमने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर इन अशर्फियों को हड़प लिया जाए। तुमने इस थैली को अपना बताया और कहानी गढ़ दी कि इसमें तुम्हारी 100 अशर्फियां थी। बीरबल ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी सेठ। तुमने वही संख्या बताई जो इस किसान ने बताई, 100। अगर यह थैली सचमुच तुम्हारी होती तो तुम्हें इसमें रखे सिक्कों की सही संख्या पता होती। बीरबल ने उस पतीले की ओर इशारा किया और अपना अंतिम और निर्णायक सबूत पेश किया। जहां अपना, कृपया किसी को आदेश दे कि वो इस पतीले के पानी को छाने और इसके तल में देखें। एक सिपाही ने ऐसा ही किया। जब पानी छान लिया गया तो पतीले की तली में कुछ और भी था। वो थी सोने की 5 और अशर्फिया। पूरा दरबार आश्चर्य से उछल पड़ा। बीरबल ने घोषणा की, इस थैली में से नहीं बल्कि 105 अशर्फिया थी। ये किसान रामदीन भोला है, उसने शायद गिनने में गलती कर दी होगी, या हो सकता है कि उसने 100 के बाद गिनना बंद कर दिया हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम देखकर ही घबरा गया था। उसने ईमानदारी से वही बताया जो उसे याद था। लेकिन तुम सेठ हरचंद, अगर ये थैली तुम्हारी होती तो तुम्हें पता होता कि इसमें 105 अशर्फिया है, न कि 100। तुमने 100 इसलिए कहा क्योंकि तुमने रामदीन को यह कहते हुए सुन लिया था। तुमने सोचा कि उसकी बात को दोहराकर तुम अपनी कहानी को मजबूत कर लोगे। लेकिन तुम्हारी यही चालाकी तुम्हारी चोरी का सबसे बड़ा सबूत बन गई। तुमने उन सिक्कों पर दावा किया जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं था। सेठ हरचंद का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका लालच और झूठ सबके सामने आ चुका था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और अकबर के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगा। अकबर बीरबल की इस अद्भुत न्याय पद्धति को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने केवल भौतिक सबूतों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मानव मनोविज्ञान, लालच और भोलेपन की गहरी समझ का इस्तेमाल करके सच को उजागर कर दिया था। अकबर ने आदेश दिया कि सेठ हरचंद को धोखाधड़ी और एक निर्दोष को फंसाने के जुर्म में दंडित किया जाए। उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उस पर जुर्माना लगाया गया। और वो थैली? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस थैली का असली मालिक अभी भी अज्ञात है। इसे शाही खजाने में तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक इसका कोई सच्चा दावेदार सबूत के साथ सामने न आए। और इस किसान रामदीन को इसकी ईमानदारी के लिए शाही खजाने से 10 अशर्फियों का इनाम दिया जाए। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और चमत्कार देखा। उन्होंने सीखा कि न्याय केवल सबूतों से नहीं होता, बल्कि सच और झूठ के बीच के बारीक अंतर को समझने की कला से होता है। और बीरबल इस कला के सबसे महान कलाकार थे। कहानी 3। एक दिन दरबार लगा हुआ था। शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जो अक्सर किसी नई चुनौती या योजना का संकेत होती थी। आज दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा हो रही थी। हाल ही में बीरबल ने एक ऐसे जटिल मामले को सुलझाया था जिसमें बड़े बड़े काजी और विद्वान हार मान चुके थे। हर कोई बीरबल की वाहवाही कर रहा था। बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी बुद्धि तो दैवीय है। वो हर समस्या का हल जानते हैं। ये प्रशंसा अकबर को अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उनके मन में एक चंचल विचार ने जन्म लिया। वो सोचने लगे, क्या सच में कोई ऐसा काम नहीं है जो बीरबल न कर सके?
क्या उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है? क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए? क्यों ना उन्हें एक ऐसा काम दिया जाए जो वास्तव में असंभव हो? ये विचार आते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने दरबार की कार्यवाही को रोक दिया और बीरबल को संबोधित किया। बीरबल, बादशाह ने एक गंभीर लेकिन चंचल स्वर में कहा, हम आपकी बुद्धिमत्ता के कायल हैं। हमने देखा है कि आपने हर मुश्किल को आसान कर दिया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा काम सौंपना चाहते हैं जो शायद आपके लिए भी असंभव हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी, खासकर मुल्ला दो प्याजा और वे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपनाह, आपका सेवक हर चुनौती के लिए तैयार है। अकबर अपनी गद्दी से उठे और दीवान खास की खिड़की के पास गए। उन्होंने बाहर शाही बगीचे की ओर इशारा किया, जहां एक बड़ा, पुराना और घना बरगद का पेड़ शान से खड़ा था। बीरबल, तुम वो बरगद का पेड़ देख रहे हो? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। ठीक है। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और अपना असंभव आदेश सुनाया। हम चाहते हैं कि तुम उस पेड़ को जड़ से उखाड़ो और उसे ठीक इसी दीवान खास के बीचों बीच लाकर लगा दो। लेकिन शर्त यह है कि पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी एक भी पत्ती पीली नहीं पड़नी चाहिए। और यह काम तुम्हें अकेले करना है, बिना किसी औजार या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के। और हां, यह काम कल सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह क्या मजाक था? एक विशाल, सैकड़ों साल पुराने पेड़ को एक अकेला व्यक्ति बिना औजारों के कैसे उखाड़ सकता है और उसे इस भव्य हॉल के अंदर कैसे लगा सकता है? यह काम तो क्या, यह विचार ही पूरी तरह से पागलपन था। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखे बीरबल कैसे अपनी बुद्धिमानी दिखाते हैं। इस बार तो बादशाह ने उन्हें ऐसी जगह फंसाया है जहां से निकलना नामुमकिन है। अन्य दरबारी भी आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बादशाह आज बीरबल से कुछ ज्यादा ही नाराज लगते हैं। आज बीरबल की खैर नहीं। अकबर बीरबल के चेहरे की ओर देख रहे थे, ये उम्मीद करते हुए कि उनके चेहरे पर घबराहट, चिंता या हार के भाव दिखाई देंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत और विचारमग्न मुस्कान थी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो बादशाह के आदेश के हर शब्द को अपने मन में तौल रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। यह काम निश्चित रूप से बहुत कठिन है, लगभग असंभव। लेकिन अगर आपका आदेश है तो आपका ये सेवक इसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा। अकबर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे या इस काम को करने से मना कर देंगे, लेकिन बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हुजूर, बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इस महान और असंभव कार्य को करने के लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। क्या आप मेरी मांगे पूरी करने का वचन देते हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? कहो। उन्हें लगा कि बीरबल शायद कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस विशाल पेड़ को यहां लाने के लिए मुझे एक ऐसे रास्ते की जरूरत होगी जो पूरी तरह से खाली हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कल सुबह से लेकर शाम तक शाही महल से लेकर उस बरगद के पेड़ तक का पूरा रास्ता खाली करवा दिया जाए। वहां कोई भी व्यक्ति, सिपाही या जानवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंजूर है, अकबर ने कहा। और कुछ? जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। चूंकि ये एक चमत्कारी और असंभव काम है, इसे पूरा करने के लिए मुझे शाही खजाने की शक्ति की भी आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूं कि शाही खजांची को आदेश दिया जाए कि वो कल सुबह 1,00,000 सोने की मोहरों से भरी एक बड़ी थैली मुझे सौंप दे। ये सुनकर दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई।
1 लाख सोने की मोहरें, एक पेड़ को हिलाने के लिए इतने पैसों का क्या काम? अकबर को भी ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बीरबल की कोई चाल है और वो अंत में हार मान लेंगे। ठीक है बीरबल, ये भी मंजूर है, अकबर ने कहा अपनी मुस्कान छिपाते हुए। तुम्हारी दोनों शर्तें मान ली गई, लेकिन याद रखना, अगर कल सूरज डूबने तक वो पेड़ यहां नहीं आया तो तुम्हें दरबार के सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी और ये मानना होगा कि दुनिया में कुछ काम ऐसे भी है जो तुम्हारी बुद्धि से परे हैं। मुझे मंजूर है, जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा और दरबार से चले गए। अगले दिन पूरा आगरा शहर इस अनोखी घटना का गवाह बनने के लिए उत्सुक था। शाही महल से लेकर उस बरगद के पेड़ तक का रास्ता पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे, ये देखने के लिए कि बीरबल ये असंभव काम कैसे करेंगे। सुबह होते ही बीरबल शाही खजांची के पास पहुंचे और 1 लाख सोने की मोहरों से भरी भारी भरकम थैली ले ली। फिर वो अकेले ही उस खाली रास्ते पर चलते हुए बरगद के पेड़ की ओर बढ़ चले। उनके हाथ में न कोई कुदाल थी, न कोई फावड़ा, बस वो सोने की मोहरों की थैली थी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी दूर से छिपकर ये सब देख रहे थे। देखो देखो, मुल्ला ने कहा, ये पागल हो गया है, ये सोने की मोहरों से पेड़ उखाड़ेगा, आज इसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। बीरबल उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने पेड़ को प्रणाम किया और फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, मानो उसका निरीक्षण कर रहे हों। फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब काम करना शुरू किया। उन्होंने सोने की मोहरों की थैली खोली और उसमें से मुट्ठी भर भर कर मोहरें निकालने लगे और उन्हें पेड़ के चारों ओर जमीन पर बिखेरना शुरू कर दिया। वो पेड़ की जड़ों के पास, तने के चारों ओर, हर जगह सोने की मोहरें फेंक रहे थे। ये देखकर दूर से देख रहे लोग हैरान रह गए। ये क्या कर रहा है? क्या बीरबल सोने से पेड़ को रिश्वत दे रहा है? लगता है इनका दिमाग फिर गया है। बीरबल ने लगभग आधी थैली खाली कर दी। पूरा पेड़ सोने की मोहरों से चमक रहा था। फिर वो पेड़ के तने पर हाथ रखकर उससे बातें करने लगे, जैसे वो कोई इंसान हो। हे महान वृक्ष, बीरबल ने जोर से कहा ताकि दूर खड़े लोग भी सुन सके, तुम सालों से यहां खड़े हो। तुमने कई मौसम देखे हैं, लेकिन अब शहंशाह हिंद का हुक्म है कि तुम्हें यहां से चलकर दीवान खास में जाना है। उन्होंने एक पल का मौन रखा और फिर बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लाया हूं। 1 लाख सोने की मोहरें, ये सब तुम्हारे लिए है। बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? पेड़, जाहिर है, अपनी जगह से हिला तक नहीं। बीरबल ने अपना सिर हिलाया, जैसे वो निराश हो। ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर उन्होंने अपनी आवाज और ऊंची की और एक नाराज लहजे में बोले, सुनो पेड़, अगर तुम मेरी बात शांति से नहीं मानोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। शहंशाह का हुक्म है और उसे टाला नहीं जा सकता। अगर तुम नहीं चले तो मुझे तुम्हें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सब देखकर अकबर, जो अपने महल की छत से ये नाटक देख रहे थे, हंसने लगे। लगता है बीरबल आज सच में हार मान लेंगे। वो पेड़ से बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पेड़ से थोड़ी दूर हटे और जमीन पर बिखरी सोने की मोहरों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए, अरे आगरा के लोगों, सुनो, ये पेड़ बहुत ही घमंडी और लालची है। मैंने इसे 1 लाख सोने की मोहरें दी ताकि ये शांति से शहंशाह के पास चल सके, लेकिन इसने ये सारी मोहरें ले ली और अब ये अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। इसने शहंशाह के खजाने को धोखा दिया है। उन्होंने अपनी आवाज में और दर्द भरते हुए कहा, ये पेड़ एक चोर है, एक बेईमान है। इसने शाही खजाने से इतनी बड़ी रकम हड़प ली है। ये सल्तनत का गुनहगार है। ये सुनते ही जो लोग दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वे चौंक गए।
उनके कानों में 1,00,000 सोने की मोहरें, और पेड़ ने हड़प ली जैसे शब्द गूंजने लगे। पहले तो वे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उनकी नजरों में लालच की चमक आ गई। 1,00,000 सोने की मोहरें, वो भी जमीन पर बिखरी हुई। एक आदमी भीड़ से चिल्लाया, ये पेड़ चोर है, इसने हमारा सोना चुराया है। दूसरा बोला, ऐसे बेईमान पेड़ को तो सजा मिलनी चाहिए, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। एक एक करके लोग अपने घरों से कुदाल, फावड़े, सबल और जो कुछ भी उनके हाथ लगा लेकर उस बरगद के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। हमारा सोना वापस करो, इस चोर पेड़ को उखाड़ो के नारों से आसमान गूंजने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की गुस्साई भीड़ ने उस विशाल बरगद के पेड़ पर हमला बोल दिया। कोई उसकी जड़ें खोद रहा था, कोई उसकी शाखाएं खींच रहा था। हर कोई उस छुपे हुए खजाने को पाने के लिए बेताब था। बीरबल एक तरफ खड़े होकर शांति से ये सब देख रहे थे। अकबर, जो ये सब अपनी छत से देख रहे थे, का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बीरबल ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने बीरबल को अकेले काम करने को कहा था, और बीरबल ने अकेले ही पूरी भीड़ को अपना औजार बना लिया था। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद सैकड़ों लोगों की ताकत के आगे वो विशाल बरगद का पेड़ हार गया। वो अपनी जड़ों समेत जमीन से उखड़ गया। लोगों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद खजाना उसकी जड़ों में छिपा है। बीरबल ने भीड़ को संबोधित किया, रुको, शहंशाह का हुक्म है कि इस पेड़ को दीवान-ए-खास में ले जाया जाए। वही इसका हिसाब किताब होगा और तुम सबको तुम्हारा इनाम मिलेगा। लालच में अंधी भीड़ उस विशाल पेड़ को घसीटते हुए, खींचते हुए शाही महल की ओर चल पड़ी। सूरज डूबने से ठीक पहले वो पेड़ दीवान-ए-खास के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अकबर दौड़े दौड़े नीचे आए। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो असंभव काम जो उन्होंने बीरबल को दिया था पूरा हो चुका था। पेड़ उनके सामने था, उखड़ा हुआ। बीरबल ने बादशाह के सामने सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका हुक्म पूरा हुआ। ये पेड़ यहां आ गया है। हां, ये बात और है कि इस चोर को यहां लाने में इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है और इसकी कुछ पत्तियां भी पीली पड़ गई है। अकबर हंस पड़े। वो खुलकर हंसे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। वो समझ गए कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि से असंभव को संभव कर दिखाया था। मान गए बीरबल, मान गए। अकबर ने कहा, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। हमने तुम्हें अकेले काम करने को कहा था और तुमने अकेले ही पूरी सल्तनत को काम पर लगा दिया। हमने तुम्हें बिना औजार के काम करने को कहा था और तुमने लालच को अपना सबसे बड़ा औजार बना लिया। उस दिन अकबर ने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और दरबार के सामने ये स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और वो बची हुई सोने की मोहरें उन गरीब लोगों में बांट दी गई जिन्होंने अनजाने में ही सही बीरबल के इस असंभव काम को पूरा करने में मदद की थी। ये किस्सा हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गया, एक याद के तौर पर कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला में निहित होती है। कहानी 4। एक सर्द सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें दीवान-ए-खास के संगमरमरी फर्श पर पड़ रही थी और दरबार अपनी नियमित कार्यवाही के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक बेहद परेशान व्यापारी दरबार में प्रस्तुत हुआ। ये सेठ ज्ञान प्रकाश थे, जो दिल्ली के सबसे धनी और सम्मानित व्यापारियों में से एक थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी और आंखों में आंसू छल छला रहे थे। बादशाह अकबर ने उनकी दशा देखकर पूछा, सेठ ज्ञान प्रकाश, आप इतने व्यथित क्यों हैं? क्या समस्या है? खुलकर बताइए। सेठ ज्ञान प्रकाश ने कांपते हाथों से एक रेशमी थैली बादशाह के सामने रखी। हुजूर, मैं लुट गया, मेरा सर्वस्व लूट लिया गया। कल रात
मेरे घर में डाका पड़ा और मेरे जीवन भर की कमाई, अनमोल हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के से भरी ये थैली गायब हो गई। उनकी आवाज भर्रा गई। बादशाह अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या आपने किसी पर शक है? सेठ ज्ञान प्रकाश ने अपनी गर्दन हिला दी। हुजूर, रात में गहरी नींद में था। जब उठा तो पाया कि चोर खिड़की तोड़कर भाग गए थे। मैंने तुरंत पहरेदारों को सूचित किया और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में 2 व्यक्तियों को पकड़ा जो मेरे घर के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे थे और जिनके पास ऐसी ही एक रेशमी थैली थी जिसमें कुछ सिक्के और एक छोटा सा हीरा था। वे दोनों ही इस चोरी से इनकार कर रहे हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उन दोनों संदिग्धों को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही क्षणों में 2 व्यक्ति जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे दरबारियों और सिपाहियों की भीड़ के बीच लाए गए। एक का नाम रहीम था और दूसरे का नाम करीम। रहीम कदकाठी में थोड़ा बलिष्ठ और चेहरे से धूर्त लग रहा था, जबकि करीम दुबला-पतला और उसकी आंखों में डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बादशाह ने पहले रहीम से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये थैली कैसे आई? क्या तुमने सेठ ज्ञान प्रकाश के घर चोरी की है? रहीम ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हुजूर, मैं बेकसूर हूं। मैं तो एक ईमानदार मजदूर हूं और काम की तलाश में इस गली से गुजर रहा था। ये करीम, ये दुष्ट व्यक्ति भाग रहा था और अचानक मेरे हाथ में ये थैली थमाकर खुद रास्ते से हट गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। ये असल चोर है, हुजूर। उसने अपनी उंगली करीम की ओर उठाई। फिर बादशाह ने करीम से पूछा। करीम की आवाज कांप रही थी। जहां पनाह, ये रहीम झूठ बोल रहा है। मैं तो राहगीर था। मैंने देखा कि रहीम एक घर से कूदकर भाग रहा था और उसके हाथ में ये थैली थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और इस थैली को मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दिया ताकि मैं फंस जाऊं। मैं चोर नहीं हूं, हुजूर। ये रहीम ही असली चोर है। करीम ने अपनी बेबसी दर्शाने के लिए हाथ जोड़े। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और सबूत के नाम पर केवल वही छोटी थैली थी जिसमें से कुछ सिक्के और एक छोटा हीरा बरामद हुए थे। सेठ ज्ञान प्रकाश का कहना था कि उनके चोरी हुए सामान का ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली बेशकीमती हीरे जवाहरात गायब थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। ये एक कठिन मामला था। दोनों के बयान एक जैसे थे और किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। ऐसे मामलों में जहां प्रत्यक्षदर्शी या भौतिक सबूत ना हो, न्याय करना अत्यंत कठिन होता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी दृष्टि बीरबल की ओर मुड़ी, जो अब तक शांत भाव से बैठे दोनों संदिग्धों और उनके बयानों को सुन रहे थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है। आप ही बताइए, हम कैसे जाने कि इनमें से सच्चा चोर कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि ऐसे मामले में बीरबल ही बादशाह की मदद कर सकते हैं, लेकिन वे मन ही मन आशा कर रहे थे कि बीरबल इस बार फंस जाएं। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और दोनों संदिग्धों पर एक गहरी नजर डाली। उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था, केवल गहरी जिज्ञासा और अवलोकन। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है, भले ही वो कितनी भी छिपी क्यों न हो। इन दोनों चोरों की सच्चाई भी उजागर हो जाएगी। मुझे बस कुछ समय और एकांत चाहिए। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को महल के एक एकांत कक्ष में ले जाया जाए और दोनों संदिग्धों को भी उनके साथ भेज दिया जाए। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। देखे इस बार बीरबल कौन सा जादू करते हैं। बीरबल ने उस एकांत कक्ष में प्रवेश किया।
वो कक्ष अपेक्षाकृत छोटा और अंधेरा था, जिसमें केवल एक छोटी खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। बीरबल ने दोनों चोरों को आमने सामने खड़ा किया। उनके हाव भाव और शरीर की भाषा का वे बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। करीम की पलकें बार बार झपक रही थी और वो अपने पैरों पर असहज महसूस कर रहा था, जबकि रहीम की आंखें थोड़ी दृढ़ थी, लेकिन उसके होंठ बार बार सिकुड़ रहे थे, जैसे वो अपने शब्दों को तौल रहा हो। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों कहते हो कि तुम बेकसूर हो, लेकिन सेठ ज्ञान प्रकाश का सारा सामान गायब है और तुम दोनों ही संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हो। मैं तुम दोनों की आंखों में देखकर बता सकता हूं कि कोई एक झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं केवल अपनी आंखों के आधार पर न्याय नहीं कर सकता। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, जिससे कक्ष में तनाव और बढ़ गया। फिर उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे कुछ लाने का आदेश दिया। सेवक कुछ देर बाद एक भारी भरकम रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ बड़ा सा बक्सा लेकर आया। बक्सा काफी पुराना और धूल भरा दिख रहा था, जैसे उसे सालों से छुआ न गया हो। उस पर अजीब से नक्काशीदार चित्र बने थे। बीरबल ने बक्से को एक मेज पर रखा और उसके रेशमी कपड़े को हटाया। भीतर एक और लकड़ी का बक्सा था, जो कसकर बंद था। बीरबल ने उस बक्से पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम जानते हो, यह कोई साधारण बक्सा नहीं है। ये सत्य का बक्सा कहलाता है। इसमें सेठ ज्ञान प्रकाश के चोरी हुए सारे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के रखे हैं। दोनों चोरों की आंखों में चमक आ गई। फिर तुरंत ही वे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करने लगे। रहीम के चेहरे पर एक पल के लिए लोभ की झलक आई, जबकि करीम का चेहरा और पीला पड़ गया। सदियों पहले मेरे पूर्वजों ने इस बक्से को एक प्राचीन ऋषि से प्राप्त किया था। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। इस बक्से में एक अद्भुत शक्ति है। इसमें रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के अगर किसी चोर के हाथों से छुए जाएं, तो वे तुरंत लाल गर्म हो जाते हैं और चोर के हाथों को बुरी तरह जला देते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष व्यक्ति उन्हें छुए, तो वे ठंडे और आरामदायक बने रहते हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली। आज रात तुम दोनों को इस बक्से में हाथ डालकर असली गहनों को बाहर निकालना होगा। मैं देखता हूं कि कौन सच बोल रहा है और किसके हाथ जलते हैं। रहीम और करीम एक दूसरे को देखने लगे। रहीम के माथे पर पसीना आ गया। उसके मन में लालच और डर का भयानक युद्ध छिड़ गया। उसने सोचा, अगर बीरबल सच बोल रहा है तो मेरे हाथ जल जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन अगर यह सिर्फ एक चाल है तो मैं बच सकता हूं। करीम, जो सचमुच बेकसूर था, उसके मन में भी डर समा गया। उसने सोचा, क्या यह सच में ऐसा बक्सा है? मैं तो निर्दोष हूं, मेरे हाथ क्यों जलेंगे? लेकिन अगर जल गए तो? बीरबल ने उस बक्से को खोला। भीतर वास्तव में कई सारे चमचमाते हीरे, पन्ने और मोतियों के हार तथा सोने के सिक्कों का ढेर था, जो रोशनी में जगमगा रहे थे। बीरबल ने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि वे बेशकीमती वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक हैं। अब सुनो मेरी बात, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह परीक्षण आज रात अंधेरे में होगा। तुम दोनों को एक एक करके इस कक्ष में आना होगा। मैं बक्सा यहीं मेज पर रखूंगा। तुम आओगे, इस बक्से से मुट्ठी भर हीरे और सोने के सिक्के निकालोगे और उन्हें अपनी जेब में रख लोगे। फिर तुम बाहर चले जाओगे। उन्होंने आगे कहा, मैं इस कक्ष में एक दीपक जलाकर रखूंगा, जिसकी लौ थोड़ी मंद होगी, ताकि तुम्हें चीजें साफ दिखें, पर बक्से की रहस्यमयी शक्ति पर अंधेरे का असर न पड़े। तुम्हें कोई आवाज नहीं करनी है। सुबह जब सूरज निकलेगा, मैं तुम दोनों के हाथ देखूंगा। जिसके हाथ जले होंगे वो चोर होगा, और जिसके हाथ ठीक होंगे वो बेकसूर। रहीम का दिल धक धक कर रहा था। वह जानता था कि उसने चोरी की है। बीरबल की कहानी ने उसके मन में डर बिठा दिया था। उसे लगा कि वो सचमुच जल जाएगा। करीम भी डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो बेकसूर है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। रात गहरा गई।
बीरबल ने दोनों चोरों को अलग अलग कक्षों में बंद कर दिया ताकि वे आपस में बात न कर सकें। मध्य रात्रि में बीरबल ने पहले करीम को बुलाया। करीम ने कांपते कदमों से कक्ष में प्रवेश किया। दीपक की मंद रोशनी में बक्सा रहस्यमय दिख रहा था। करीम ने एक गहरी सांस ली। वो बेकसूर था, इसलिए उसने साहस जुटाया। उसने धीरे से बक्से में हाथ डाला, मुट्ठी भर हीरे और सिक्के उठाए। उन्हें महसूस किया कि वे ठंडे हैं और अपनी जेब में रख लिए। फिर बाहर निकल गया। उसके हाथ में कोई जलन नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। उसने राहत की सांस ली। फिर बीरबल ने रहीम को बुलाया। रहीम कांप रहा था। उसके दिमाग में बार बार बीरबल की बात घूम रही थी। गर्म हो जाते हैं और हाथों को बुरी तरह जला देते हैं। उसने सोचा, मुझे चोरी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन फिर लालच और बचने की चाहत ने उसे प्रेरित किया। उसने सोचा, मैं हाथ तो डालूंगा, लेकिन इन जलने वाले हीरों को छूऊंगा नहीं। मैं बस हाथ डालूंगा और खाली हाथ बाहर आ जाऊंगा। बीरबल को कैसे पता चलेगा? रहीम ने धीरे से कक्ष में प्रवेश किया। बक्से पर उसकी नजर पड़ी। उसने सावधानी से हाथ बक्से के भीतर डाला। उसका हाथ हीरों और सिक्कों को छूने से कतरा रहा था। वो डर रहा था कि कहीं उसके हाथ जल न जाएं। उसने अपनी उंगलियों को कसकर बंद रखा ताकि कुछ भी पकड़ में न आए। उसने कुछ देर तक हाथ बक्से के भीतर रखा, फिर धीरे से अपना खाली हाथ बाहर निकाला और कक्ष से बाहर चला गया। उसने राहत की सांस ली कि उसके हाथ जले नहीं। अगले दिन सुबह जब दरबार फिर से लगा तो बादशाह अकबर, सेठ ज्ञान प्रकाश और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में बीरबल दोनों चोरों रहीम और करीम के साथ दरबार में प्रवेश किया। बादशाह अकबर ने तुरंत पूछा, बीरबल, क्या सच्चाई सामने आ गई? कौन है असली चोर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा अपनी निशानियां छोड़ जाती है। उन्होंने पहले करीम की ओर इशारा किया। करीम, कृपया अपने हाथ दिखाइए। करीम ने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथ बिल्कुल सामान्य थे। उनमें कोई जलन या लाल निशान नहीं थे। बीरबल ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, करीम के हाथों पर कोई निशान नहीं है। वो बेकसूर है। सेठ ज्ञान प्रकाश और दरबारियों ने राहत की सांस ली। फिर सभी की नजरें रहीम पर टिक गई। बीरबल ने रहीम की ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में कहा, और अब रहीम, अपने हाथ दिखाओ। रहीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हिचकिचाते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। और क्या आश्चर्य, उसके हाथ भी बिल्कुल सामान्य थे। उन पर भी कोई निशान नहीं था। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल का जादू फेल हो गया? क्या बक्से की कहानी झूठी थी? ये तो दोनों ही निर्दोष दिख रहे हैं। बादशाह अकबर भी थोड़ा अचंभित हुए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने रहीम की ओर देखा और कहा, रहीम, तुम्हारे हाथ जले क्यों नहीं? रहीम ने उम्मीद भरी नजर से देखा और बोला, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरे हाथ जले नहीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आवाज ऊंची करके कहा, तुम झूठ बोल रहे हो रहीम, तुम ही असली चोर हो। रहीम चौंक गया। नहीं हुजूर, मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और कहा, ठीक यहीं पर तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। मैंने तुमसे कहा था कि बक्से में रखे हीरे जवाहरात और सिक्के जलते हैं यदि चोर उन्हें छुए। मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें बक्से में हाथ डालकर हीरे और सिक्के अपनी जेब में रखने होंगे। बीरबल ने रहस्य उजागर करते हुए कहा, करीम, जिसने कोई चोरी नहीं की थी, उसने बक्से में हाथ डाला और साहसपूर्वक हीरे सिक्के उठाए, ये जानते हुए कि वो निर्दोष है और उसे कुछ नहीं होगा। उसके हाथों पर कोई निशान नहीं है, क्योंकि वे हीरे असल में जलते नहीं थे। ये सब मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कहा था कि कौन डरता है और कौन नहीं। लेकिन जो असली चोर था, जैसे तुम रहीम, उसने डर के मारे बक्से में हाथ तो डाला, लेकिन हीरों को।
छुआ तक नहीं। उसे लगा कि अगर वो छुएगा तो उसके हाथ जल जाएंगे और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तुमने डर के मारे अपनी मुट्ठी बंद रखी और कोई भी हीरा या सिक्का उठाया ही नहीं। तुम्हारे हाथ न जले क्योंकि तुमने हीरों को छुआ ही नहीं। रहीम के चेहरे से खून उतर गया। वो पूरी तरह से पकड़ा जा चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल इतनी साधारण चाल से उसे पकड़ लेंगे। उसकी आंखों में पश्चाताप और भय के आंसू आ गए। हुजूर, रहीम घुटनों के बल बैठ गया, मैं दोषी हूं। मैंने ही सेठ ज्ञान प्रकाश के घर चोरी की थी। मैं बहुत गरीब हूं और मुझे लगा कि चोरी करके मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने हीरों को छुआ नहीं था क्योंकि मुझे बीरबल साहब की बात पर विश्वास हो गया था कि वे जल जाएंगे। करीम बेकसूर है, वो बस गलत समय पर गलत जगह था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ ज्ञान प्रकाश की आंखें बीरबल के प्रति कृतज्ञता से भर गई। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक गौरवपूर्ण मुस्कान थी। बीरबल, बादशाह ने कहा, आपकी बुद्धि का कोई सानी नहीं। आपने बिना किसी बाहरी सबूत के केवल मानवीय स्वभाव की गहरी समझ से सच्चाई को सामने ला दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बादशाह अकबर ने रहीम को उसकी चोरी के लिए कारावास का दंड दिया और आदेश दिया कि उससे चोरी हुआ सारा सामान वापस लिया जाए और सेठ ज्ञान प्रकाश को लौटाया जाए। करीम को तुरंत आजाद कर दिया गया और उसे अपनी ईमानदारी के लिए कुछ सिक्के इनाम में भी दिए गए। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बादशाह अकबर का बीरबल पर अटूट विश्वास सही था। बीरबल ने न केवल न्याय किया बल्कि यह भी दिखाया कि सत्य को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता और एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मानव मन की गहराई ही सबसे बड़ा सबूत होती है। दरबारियों ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने अपना सिर झुका लिया, ये जानते हुए कि इस बार भी वे बीरबल को मात नहीं दे पाए। और दिल्ली की प्रजा एक बार फिर बीरबल के अद्भुत फैसले की दाद देती रही। कहानी 4। एक दिन दरबार खास में महफिल जमी थी। देश विदेश के राजदूत, अमीर उमरा और दरबारी बादशाह के सामने अदब से बैठे थे। मौसम खुशनुमा था और चारों ओर इत्र की महक फैली हुई थी। बादशाह अकबर एक शानदार मसंद पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और असंतोष का भाव था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने दरबारियों से कहा, कभी कभी हमें लगता है कि एक बादशाह का जीवन दुनिया में सबसे कठिन और चुनौतियों भरा होता है। सल्तनत की चिंता, प्रजा का ख्याल, दुश्मनों का डर, हर पल एक नई जिम्मेदारी। क्या हमारी प्रजा ये समझती है कि उनके शहंशाह को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ये सुनते ही चापलूस दरबारियों में होड़ लग गई। एक ने कहा, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपकी एक रात की चिंता आम आदमी की पूरी जिंदगी की तकलीफों से ज्यादा है। दूसरे ने जोड़ा, हुजूर, आपके कंधों पर पूरी सल्तनत का बोझ है। एक आम आदमी तो बस अपने परिवार की चिंता करता है, आप तो करोड़ों लोगों के माई बाप हैं। चारों ओर से वाह वाह और बेशक बेशक की आवाजें आने लगी। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से चमकने लगा। उनकी नजरें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसकी राय उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, बीरबल। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे थे, के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो खामोश थे। उनकी ये खामोशी अकबर को चुभ गई। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? अकबर ने सीधे सवाल किया। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मेरा मानना है कि एक बादशाह का जीवन निस्संदेह चुनौतियों से भरा होता है, पर शायद ये दुनिया का सबसे कठिन जीवन नहीं है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। चापलूस दरबारियों की सांसें अटक गई। बादशाह के विचार को सीधे तौर पर चुनौती देना मौत को दावत देने जैसा था। अकबर का चेहरा तमतमा गया, उनकी भवें तंग गई। तो फिर किसकी जिंदगी सबसे कठिन है, बीरबल?
क्या तुम कहना चाहते हो कि एक आम किसान या मजदूर की जिंदगी हमसे ज्यादा मुश्किल है? अकबर की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, हुजूर, एक आम आदमी की जिंदगी सिर्फ शारीरिक मेहनत की नहीं होती, बल्कि अनिश्चितता, अपमान और लाचारी की भी होती है। उसे नहीं पता होता कि आज शाम उसके बच्चों को रोटी मिलेगी या नहीं। उसे नहीं पता कि कल उसे काम मिलेगा या नहीं। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। अकबर ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा किताबी बातें करते हो। तुमने कभी एक दिन भी एक मजदूर की तरह गुजार कर नहीं देखा। तुम क्या जानो उनकी तकलीफें। बीरबल ने मौका भांप लिया। यही वो क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप सही कहते हैं। शायद मैंने नहीं जाना, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है, तो आपको उसे जीना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। मेरा मतलब है, क्यों ना हम दोनों एक दिन के लिए आम मजदूर बनकर शहर में काम करें, बिना किसी शाही पहचान के, बिना किसी मदद के। हम सुबह काम ढूंढेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे और जो कमाएंगे उसी से अपना पेट भरेंगे। फिर रात को फैसला करेंगे कि किसका जीवन ज्यादा कठिन है। ये एक दुस्साहसिक प्रस्ताव था। दरबारी कांप उठे। शहंशाह हिंद एक मजदूर बनेंगे? ये असंभव था। लेकिन अकबर, जो अपनी जिद और साहस के लिए भी जाने जाते थे, को ये चुनौती पसंद आई। उन्हें लगा कि ये बीरबल को गलत साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, अकबर ने ऐलान किया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम तैयार रहेंगे। लेकिन याद रखना, अगर हम ये साबित कर पाएं कि हमारा जीवन ज्यादा कठिन है, तो तुम्हें दरबार में सबसे सामने अपनी गलती माननी होगी। मुझे मंजूर है, जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह जब आसमान में अभी तारे टिमटिमा रहे थे, बीरबल दो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों के साथ अकबर के कक्ष में पहुंचे। अकबर, जो रेशमी लिबासों और कीमती जवाहरातों के आदी थे, ने उन कपड़ों को घृणा से देखा। ये क्या है? उन्होंने पूछा। हुजूर, ये एक आम मजदूर की पोशाक है। आज आप शहंशाह अकबर नहीं, बल्कि अकरम नाम के एक मजदूर हैं, और मैं आपका साथी रहीम। बड़ी मुश्किल से अकबर ने वे खुरदुरे कपड़े पहने। उनके शाही हाथों में जो कोमलता थी, वो उन कपड़ों की चुभन से परेशान हो उठी। बीरबल ने उनके चेहरे पर थोड़ी कालिख मल दी और उनके बालों को बिखेर दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। दोनों चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकलकर आगरा की सोई हुई गलियों में खो गए। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैल रही थी, शहर का मजदूर चौक भरने लगा था। सैकड़ों लोग, जिनके चेहरों पर उम्मीद और थकान एक साथ लिखी थी, काम की तलाश में खड़े थे। अकबर ने पहली बार इतनी गरीबी और लाचारी को एक साथ देखा था। लोग ठेकेदारों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, किसी भी कीमत पर काम करने को तैयार थे। अकबर और बीरबल भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। एक ठेकेदार आया और मजदूरों को घूर घूर कर देखने लगा, जैसे कोई जानवरों के बाजार में बकरे खरीद रहा हो। अकबर को यह अपमानजनक लगा, लेकिन वो चुप रहे। ठेकेदार ने कुछ हटे कटे मजदूरों को चुना। अकबर, जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, को उम्मीद थी कि उन्हें काम मिल जाएगा, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। ये शहरी बाबू लगता है, इससे मेहनत नहीं होगी, उसने अपने मुंशी से कहा। अकबर का खून खौल उठा। उन्हें जीवन में पहली बार किसी ने काम के लिए अयोग्य ठहराया था। कई घंटे बीत गए। सूरज सिर पर आ गया। अकबर को भूख और प्यास सताने लगी। उनका शाही धैर्य जवाब दे रहा था, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमें कोई काम क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, अकरम भाई,
यही तो एक आम आदमी की जिंदगी है। यहाँ योग्यता आपकी शक्ल और कपड़ों से तय होती है, आपकी असलियत से नहीं। सब रखो। आखिरकार एक निर्माण स्थल पर पत्थर ढोने का काम मिला। काम बेहद मुश्किल था। बड़े बड़े भारी पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। अकबर ने जब पहला पत्थर उठाया तो उनके हाथों में तेज दर्द हुआ। उनके मुलायम हाथ, जो केवल तलवार की मूठ या कलम पकड़ने के आदी थे, छिल गए। पसीना उनकी आंखों में जा रहा था और पीठ दर्द से टूटी जा रही थी। दोपहर में जब खाने का वक्त हुआ तो उन्हें 2 सूखी रोटियां और एक कच्चा प्याज मिला। अकबर ने उसे देखा और उनका जी मिचलाने लगा। उनके लिए तो 56 भोग भी सामान्य थे। ये खाना है? उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, अकरम भाई, ये खाना नहीं, अमृत है। दिन भर की मेहनत के बाद जब पेट में आग लगी हो तो सूखी रोटी भी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट नेमत लगती है। इसे खा लो, वरना शाम तक काम करने की ताकत नहीं बचेगी। अकबर को इतनी तेज भूख लगी थी कि उन्होंने अपनी शाही नजाकत को एक तरफ रखा और उस सूखी रोटी को प्याज के साथ खा लिया। हैरानी की बात थी कि वो रोटी उन्हें सचमुच बेहद स्वादिष्ट लगी। उन्होंने जीवन में पहली बार भूख का असली मतलब समझा था। शाम ढलने तक अकबर की हालत खराब हो चुकी थी। उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हाथों में छाले पड़ गए थे और पैरों में जान नहीं बची थी। जब काम खत्म हुआ तो मुंशी ने उन्हें कुछ तांबे के सिक्के दिए, जो उनकी मेहनत के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। बस इतना? अकबर ने गुस्से से पूछा। मुंशी ने उन्हें घूर कर देखा। इतना ही मिलेगा। काम करना है तो करो, वरना कल से मत आना। तुम्हारी जगह काम करने वाले सैकड़ों खड़े हैं। अकबर को पहली बार लाचारी का एहसास हुआ। वो शहंशाह होकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो चाहकर भी उस मुंशी को सजा नहीं दे सकते थे। चुपचाप सिक्के लेकर वे बीरबल के साथ चल दिए। अब सवाल था कि रात कहाँ गुजारी जाए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी सराय में रुक सकें। बीरबल उन्हें एक मंदिर के चबूतरे पर ले गए, जहां कई और बेघर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सख्त पत्थर का चबूतरा किसी कांटों के बिस्तर से कम नहीं था। अकबर उस ठंडे फर्श पर लेटे तो उन्हें अपने नरम बिस्तर, मखमली तकिए और सेवा में लगे अनगिनत नौकरों की याद आई। यहां तो मच्छरों की भिनभिनाहट और पास में सो रहे लोगों के खर्राटों के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। उन्हें डर था कि कोई उनके कमाए हुए थोड़े से पैसे भी न चुरा ले। ये डर, ये असुरक्षा उनके लिए बिल्कुल नई थी। आधी रात को जब वे ठंड से कांप रहे थे, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही थे। उनकी आवाज में कोई शाही अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी थकावट और समझ थी। मैं हमेशा सोचता था कि बादशाह होना सबसे मुश्किल काम है। मैं सल्तनत की चिंता करता था, युद्ध की योजनाएं बनाता था, न्याय करता था, लेकिन ये सब मैं अपने आरामदायक महल में अपने वफादार सलाहकारों के साथ बैठकर करता था। मेरे एक आदेश पर हजारों लोग काम करते थे। मुझे कभी ये चिंता नहीं हुई कि अगली सुबह मेरे लिए खाना होगा या नहीं, या रात को सोने के लिए छत होगी या नहीं। वो रुके, एक गहरी सांस ली और बोले, आज मैंने समझा कि असली मुश्किल शारीरिक दर्द नहीं है। असली मुश्किल है अनिश्चितता, ये न जानना कि कल क्या होगा। असली मुश्किल है अपमान, जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए। असली मुश्किल है लाचारी, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते। एक मजदूर हर दिन सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगाता है। बीरबल चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अकबर ने आगे कहा, एक बादशाह के तौर पर मेरे पास शक्ति है, मैं अपने निर्णय ले सकता हूं। लेकिन एक आम आदमी के पास कुछ नहीं है। उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में होती है। उसकी जिंदगी एक ऐसा जुआ है जिसे वो हर दिन खेलने पर मजबूर है,
ये जानते हुए भी कि जीत की कोई गारंटी नहीं है। बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे वो सबक सिखाया है जो कोई किताब या कोई उस्ताद मुझे कभी नहीं सिखा सकता था। उस रात ठंडे पत्थर पर लेटे हुए शहंशाह अकबर एक नए इंसान बन चुके थे। अगले दिन जब वे महल लौटे तो अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। सभी दरबारी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल कैसे अपनी हार स्वीकार करते हैं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर एक नई गंभीरता और करुणा थी। उन्होंने कहा, हम कल बीरबल के साथ एक शर्त लगाकर शहर गए थे। शर्त यह थी कि किसका जीवन ज्यादा कठिन है, एक बादशाह का या एक आम आदमी का। उन्होंने एक पल का मौन रखा और फिर बोले, और आज हम इस भरे दरबार में ये स्वीकार करते हैं कि हम हार गए। बीरबल सही थे। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये आश्चर्य का था, भय का नहीं। अकबर ने अपनी एक दिन की पूरी आपबीती सुनाई। कैसे उन्हें काम नहीं मिला, कैसे उन्होंने पत्थर ढोए, कैसे सूखी रोटी खाई और कैसे एक मंदिर के चबूतरे पर रात गुजारी। उनकी कहानी सुनकर दरबारियों की आंखें नम हो गई। अंत में अकबर ने कहा, आज से हमारी सल्तनत में हर मजदूर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। हर शहर में रात्रि गृह बनवाए जाएंगे ताकि कोई भी गरीब और बेघर खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर न हो। हम एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जहां कोई भी आम आदमी सीधे हम तक अपनी शिकायत पहुंचा सके, बिना किसी मुंशी या ठेकेदार के डर के। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर के शासन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो पहले से कहीं ज्यादा दयालु, समझदार और न्यायप्रिय राजा बन गए। वो अब केवल किताबों में नहीं, बल्कि अपने अनुभव से जानते थे कि उनकी प्रजा किन मुश्किलों से गुजरती है। और बीरबल, वो हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत खड़े थे, अपने बादशाह को एक बेहतर इंसान और एक महान शासक बनते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक शर्त नहीं जीती थी, बल्कि उन्होंने अपने बादशाह और अपनी प्रजा दोनों का दिल जीत लिया था। ये वो सबक था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी 5। आगरा की चिलचिलाती धूप में, जहां अमीर उमरा और सेठ साहूकार अपनी ठंडी हवेलियों में आराम फरमा रहे थे, वहीं शहर के बाहर एक विशाल निर्माण स्थल पर सैकड़ों मजदूर पसीना बहा रहे थे। शहंशाह अकबर के आदेश पर एक नए शाही बाग का निर्माण हो रहा था और इस काम का ठेका शहर के एक बेहद अमीर और निर्दयी ठेकेदार जालिम सिंह को मिला था। जालिम सिंह अपने नाम की ही तरह क्रूर और लालची था। वो मजदूरों से जानवरों की तरह काम लेता, लेकिन उनकी मेहनत का पूरा पैसा देने में हमेशा आनाकानी करता। इन्हीं मजदूरों में एक था भोला। भोला एक सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती युवक था, जो पास के ही एक गांव से अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन के भरण पोषण के लिए आगरा आया था। उसके सपने बड़े नहीं थे। वो बस इतनी कमाई करना चाहता था कि उसकी मां को 2 वक्त की रोटी और इलाज मिल सके और उसकी बहन का विवाह अच्छे घर में हो सके। भोला ने जालिम सिंह के यहां काम करना शुरू किया। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता। जहां दूसरे मजदूर दिन में 10 चक्कर पत्थर ढोते, वही भोला 15 चक्कर लगाता। वो कभी थकता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता। उसकी आंखों में बस अपने परिवार का भविष्य तैरता रहता था। जालिम सिंह भी उसकी मेहनत से खुश था, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। 6 महीने बीत गए। शाही बाग का काम लगभग पूरा होने वाला था। मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलने का समय आया। जालिम सिंह ने एक एक करके सभी मजदूरों को बुलाया और उनके हाथ में कुछ चांदी के सिक्के थमा दिए, जो उनकी असल मेहनत का 1/4 भी नहीं थे। जब मजदूरों ने विरोध करने की कोशिश की, तो जालिम सिंह के लठैतों ने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। बेचारे गरीब मजदूर अपनी किस्मत को कोसते हुए चुपचाप चले गए। अब भोला की बारी आई। भोला ने 6 महीने में दिन रात एक करके जो काम किया था, उसके हिसाब से उसकी मजदूरी 5 सोने की मोहरें बनती थी।
ये रकम उसके लिए एक खजाने के बराबर थी। इसी से उसकी मां का इलाज होना था और बहन के हाथ पीले होने थे। वो बड़ी उम्मीद से जालिम सिंह के सामने खड़ा हुआ। जालिम सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके हाथ में केवल 5 चांदी के सिक्के रख दिए। भोला की आंखें फटी रह गई। ये क्या है मालिक? मेरी मजदूरी तो 5 सोने की मोहरें बनती है। जालिम सिंह हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें क्रूरता और घमंड भरा था। 5 सोने की मोहरें? तेरी इतनी औकात है? मैंने तुझे काम दिया, रहने को जगह दी, यही बहुत है। अब चुपचाप ये लो और दफा हो जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा। भोला का दिल टूट गया। उसकी 6 महीने की मेहनत, उसके सपने सब एक पल में बिखरते दिख रहे थे। लेकिन वो डरा नहीं। उसके अंदर का स्वाभिमान जागा। नहीं मालिक, ये अन्याय है। मैं अपनी मेहनत की पूरी कमाई लेकर ही जाऊंगा। आपने मुझसे वादा किया था। वादा? जालिम सिंह दहाड़ा। तेरे जैसे कीड़ों मकोड़ों से किए गए वादे की कोई कीमत नहीं होती। निकल जा यहां से, वरना जिंदा नहीं बचेगा। जालिम सिंह के लठैत भोला की ओर बढ़े, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने कहा, आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे तो मैं शहंशाह अकबर के दरबार में जाऊंगा। मुझे यकीन है वहां मेरे साथ न्याय होगा। शहंशाह का दरबार? जालिम सिंह और जोर से हंसा। अरे मूर्ख, तेरी आवाज उस दरबार के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी गई तो कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मेरे जैसा अमीर ठेकेदार या तेरे जैसा फटेहाल मजदूर दरबार किसकी बात सुनेगा? भाग जा यहां से और अपनी किस्मत पर रो। भोला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जख्मी शेर की तरह वहां से निकला और सीधा बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। कई घंटों तक भटकने और कई पहरेदारों से मिन्नतें करने के बाद वो किसी तरह महल के बाहरी द्वार तक पहुंच पाया, लेकिन अंदर जाना असंभव था। पहरेदारों ने उसे एक भिखारी समझकर धक्के मारकर भगा दिया। निराश और थकाहारा भोला महल के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि जालिम सिंह सही था। उसकी जैसी गरीब की आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। तभी एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उस व्यक्ति ने सफेद, सादे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और बुद्धिमत्ता की चमक थी। वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह अकबर के नवरत्न बीरबल थे, जो भेष बदलकर शहर का हाल जानने निकले थे। बीरबल भोला के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है नौजवान, तुम इतने दुखी क्यों हो? भोला ने अपनी दर्द भरी कहानी बीरबल को सुनाई। उसने बताया कि कैसे जालिम सिंह ने उसकी मेहनत की कमाई हड़प ली और उसे धमकी देकर भगा दिया। बीरबल ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्हें भोला की आंखों में सच्चाई और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। कल सुबह तुम दरबार में आना। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी आवाज बादशाह तक पहुंचे। अगले दिन बीरबल की मदद से भोला दरबार में पेश हुआ। उसके फटे पुराने कपड़े और सहमा हुआ चेहरा देखकर दरबारी उस पर हंस रहे थे। दूसरी तरफ जालिम सिंह कीमती रेशमी लिबास पहने अपने लठैतों के साथ शान से खड़ा था। भोला ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी बादशाह अकबर के सामने रखी। अकबर ने जालिम सिंह से पूछा, क्या यह सच है जालिम सिंह? क्या तुमने इस मजदूर की मजदूरी नहीं दी? जालिम सिंह ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। नहीं जहां पनाह, यह सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो गरीबों का हमदर्द हूं। मैंने इसे इसकी पूरी मजदूरी दी थी, लेकिन ये लालची है। ये मुझसे और पैसे ऐंठना चाहता है, इसीलिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपके पास आया है ताकि आपकी हमदर्दी हासिल कर सके। उसने कुछ झूठे गवाह भी पेश कर दिए, जिन्होंने पैसों के लालच में
जालिम सिंह के पक्ष में गवाही दी। अब मामला उलझ गया। एक तरफ एक गरीब मजदूर था जिसके पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ एक अमीर ठेकेदार था जिसके पास पैसा, रसूख और झूठे गवाह सब कुछ था। दरबार के ज्यादातर सदस्य जालिम सिंह के पक्ष में थे। उन्हें लगा कि एक अमीर ठेकेदार एक छोटी सी रकम के लिए झूठ क्यों बोलेगा। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। वो न्याय करना चाहते थे, लेकिन सबूत जालिम सिंह के पक्ष में थे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आप ही इस गुत्थी को सुलझाइए, हमें न्याय करना है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक गहरी नजर भोला पर डाली और फिर जालिम सिंह पर। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, सच्चाई और झूठ की परतें अक्सर बहुत गहरी होती है। इन्हें उजागर करने के लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा। मुझे इन दोनों से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। बादशाह ने अनुमति दे दी। बीरबल पहले जालिम सिंह के पास गए। ठेकेदार जी, आप कहते हैं कि आपने भोला को उसकी पूरी मजदूरी दी थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने उसे आखिरी बार मजदूरी कब, कहां और किस समय दी थी? जालिम सिंह ने तुरंत जवाब दिया, जी, मैंने उसे कल शाम को ही निर्माण स्थल पर सूरज डूबने के समय मजदूरी दी थी। मेरे इन गवाहों ने भी देखा था। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। फिर वो भोला के पास गए। भोला, तुम बताओ, तुम अपनी मजदूरी किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? भोला ने मासूमियत से कहा, हुजूर, 5 सोने की मोहरें। अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने जालिम सिंह से पूछा, ठेकेदार जी, आप एक बहुत बड़े और अनुभवी ठेकेदार हैं। आप हर रोज सैकड़ों मजदूरों को मजदूरी देते होंगे। क्या आप उस पेड़ को पहचान सकते हैं जिसके नीचे बैठकर आप मजदूरों का हिसाब किताब करते हैं? जालिम सिंह ने गर्व से कहा, क्यों नहीं, वो एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ है। मैं उसे मीलों दूर से पहचान सकता हूं। बहुत अच्छा, बीरबल ने कहा। और भोला, तुम भी उसी पेड़ के नीचे अपनी मजदूरी लेने गए थे? भोला ने सिर हिलाया, जी हुजूर। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अब न्याय हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जालिम सिंह यही दरबार में रुके और मैं भोला को अपने साथ उस निर्माण स्थल पर ले जाना चाहता हूं। यह सुनकर जालिम सिंह थोड़ा घबराया, पर उसे समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल भोला को लेकर दरबार से बाहर चले गए। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। 2 घंटे बाद बीरबल अकेले ही दरबार में लौटे। उनका चेहरा शांत था। उन्होंने जालिम सिंह से पूछा, ठेकेदार जी, क्या आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं कि आपने कल शाम उसी बरगद के पेड़ के नीचे भोला को मजदूरी दी थी? जालिम सिंह ने और भी ज्यादा आत्मविश्वास से कहा, जी हां, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन यह तो बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब बात है? जालिम सिंह ने पूछा। बीरबल ने जोर से कहा, अजीब बात यह है कि मैं अभी अभी भोला से उस पेड़ के बारे में पूछ कर आ रहा हूं, और भोला कहता है कि निर्माण स्थल पर कोई बरगद का पेड़ है ही नहीं। वहां तो एक पुराना नीम का पेड़ है जिसके नीचे आप हिसाब करते हैं। यह सुनकर जालिम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाकर बोला, नहीं, नहीं, मेरा मतलब, हां, हां, वो नीम का ही पेड़ है। मैं भूल गया था। बीरबल की मुस्कान और गहरी हो गई। ओह, आप भूल गए थे? लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप उसे मीलों दूर से पहचान सकते हैं। अब जालिम सिंह पूरी तरह फंस चुका था। उसका झूठ पकड़ा गया था। वो जानता था कि उसने कभी उस जगह पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो तो बस मजदूरों को लूटता था। लेकिन भोला, जो हर दिन उस पेड़ की छाव में सुस्ताता था, उसे वो पेड़ अच्छी तरह याद था। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, देखा आपने,
एक सच्चा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी याद रखता है क्योंकि वह उस जगह से जुड़ा होता है। लेकिन एक झूठा और बेईमान व्यक्ति केवल अपने मतलब की बात याद रखता है। जालिम सिंह ने अपनी कहानी तो बना ली, लेकिन वो उस कहानी की बुनियाद को ही भूल गया। भोला अभी दरबार के बाहर खड़ा है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। मैंने उससे ये सवाल पूछा ही नहीं था। मैंने तो बस ये देखना चाहा कि डर और घबराहट में जालिम सिंह क्या कहता है। और देखिए, इसके झूठ ने खुद ही अपना पर्दाफाश कर दिया। जालिम सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं ही झूठा हूं। मैंने ही भोला की मजदूरी हड़पी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने बिना किसी गवाह या सबूत के केवल मनोविज्ञान और एक चतुर सवाल से सच्चाई को उजागर कर दिया था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्रोध से जालिम सिंह की ओर देखा और आदेश दिया, इस बेईमान ठेकेदार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसकी सारी संपत्ति जब्त करके उन सभी मजदूरों में बराबर बांट दी जाए जिनसे इसने धोखा किया है, और इसे 10 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए ताकि ये दूसरों के हक मारने का अंजाम याद रखे। फिर उन्होंने भोला को अंदर बुलवाया। भोला की आंखों में अब आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। अकबर ने शाही खजाने से भोला को उसकी 5 सोने की मोहरों के साथ साथ 50 और मोहरें इनाम में दी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी और साहस का इनाम है। तुमने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। तुम जैसे लोग ही इस सल्तनत की असली ताकत है। भोला ने कांपते हाथों से इनाम लिया और बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। आपने एक गरीब को न्याय दिलाकर उसकी दुनिया बचा ली। हुजूर, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, यह मेरा कर्तव्य था। भोला, याद रखना, जब तक इस सल्तनत में न्याय जिंदा है, कोई भी जालिम किसी गरीब का हक नहीं मार सकता। उस दिन आगरा के लोगों ने एक बार फिर देखा कि बीरबल सिर्फ एक बुद्धिमान सलाहकार ही नहीं, बल्कि गरीबों और मजलूमों के मसीहा भी थे। और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, एक सबक के तौर पर कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। कहानी 6। आगरा के शाही किले में उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के पानी पर नाचती हुई दीवा नाम के संगमरमरी खंभों को रोशन कर रही थी। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक शांत आत्मविश्वास था, जो उनकी विशाल सल्तनत पर उनके नियंत्रण का प्रतीक था। दरबार हमेशा की तरह खचाखच भरा था, जिसमें अमीर, सेनापति, विद्वान और कलाकार अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल शांत था, पर इस शांति के नीचे एक बेचैनी की लहर तैर रही थी, जिसे केवल अनुभवी आंखें ही देख सकती थी। इस बेचैनी का केंद्र थे बीरबल। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और अकबर के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे, बादशाह के दाहिने हाथ की तरह थे। जहां अकबर सल्तनत की शक्ति थे, वही बीरबल उसकी आत्मा। लेकिन यही निकटता कई दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण का बेटा, जो न तो किसी राजघराने से था और न ही किसी शक्तिशाली कबीले से, बादशाह पर इतना प्रभाव कैसे रख सकता है। उनकी अपनी वर्षों की सेवा, उनकी सैन्य विजय और उनकी विद्वता बीरबल की एक चतुराई भरी टिप्पणी के सामने फीकी पड़ जाती थी। इस ईर्ष्या की आग में सबसे ज्यादा जलने वाले थे मुल्ला जकी। जकी एक वरिष्ठ दरबारी थे, जो अपनी विद्वता और शरिया कानून की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। वो परंपरावादी थे और उन्हें बीरबल का हर मामले में व्यावहारिक और अक्सर अपरंपरागत दृष्टिकोण अपमानजनक लगता था। उन्होंने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे बच निकलते थे कि मुल्ला जकी खुद हंसी का पात्र बन जाते थे। लेकिन इस बार मुल्ला जकी ने एक अचूक योजना बनाई थी।
उन्होंने हफ्तों तक अन्य असंतुष्ट दरबारियों जैसे सेनापति मंसूर और खजांची हकीम लुकमान के साथ गुप्त बैठकें की थी। उन्होंने मिलकर एक ऐसी चुनौती तैयार की थी जो किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी करना असंभव थी। ये केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये प्रशासन, दर्शन और मनोविज्ञान का एक ऐसा जाल था जिसमें बीरबल का फंसना तय था। जहां पनाह, मुल्ला जकी ने अपनी जगह से उठकर और अदब से झुककर कहा। उनकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन इरादे जहरीले थे। आज ये दरबार शांत है और आपकी सल्तनत में अमन चैन है। ये सब आपके प्रताप और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। लेकिन हुजूर, एक मजबूत इमारत की नींव की मजबूती समय समय पर जांची जानी चाहिए। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है आपका मुल्ला जी? साफ साफ कहिए। हुजूर, मेरा मतलब है कि हमारी सल्तनत के स्तंभों यानी आपके सलाहकारों की बुद्धिमत्ता की भी एक व्यापक परीक्षा होनी चाहिए, विशेषकर उनकी जिन्हें आप सबसे बुद्धिमान मानते हैं। जकी ने बीरबल की ओर एक तिरछी नजर डालते हुए कहा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वो जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। अकबर को चुनौती का विचार पसंद आया। उन्हें ऐसे बौद्धिक खेल पसंद थे। बहुत खूब, तो क्या परीक्षा है, बताइए। मुल्ला जकी ने अपनी चाल चली। जहां पनाह, ये कोई साधारण पहेली नहीं है। ये एक त्रिसूत्रीय चुनौती है। जो भी इसे पूरा करेगा वही वास्तव में सल्तनत का सबसे योग्य सलाहकार कहलाने का हकदार होगा। पहली चुनौती। उसने एक पल रुककर नाटकीय प्रभाव पैदा किया। पहली चुनौती यह है कि महल के शाही खजाने को छुए बिना उसे 1 महीने के भीतर दोगुना करके दिखाया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये असंभव था। खजाना सोने, चांदी, जवाहरात और अशरफियों का एक विशाल भंडार था। उसे छुए बिना दोगुना कैसे किया जा सकता था? यह तो जादू से ही संभव था। जकी ने अपनी बात जारी रखी। दूसरी चुनौती। इसी 1 महीने के भीतर सल्तनत के सबसे सुखी और सबसे दुखी व्यक्ति को एक ही दिन दरबार में पेश किया जाए और यह साबित भी किया जाए कि वे वही है। यह चुनौती और भी मुश्किल थी। सुख और दुख मन की अवस्थाएं थी। उन्हें कैसे मापा जा सकता था? कोई कैसे साबित कर सकता था कि एक व्यक्ति पूरी सल्तनत में सबसे सुखी या सबसे दुखी है? और तीसरी और अंतिम चुनौती। जकी ने अपनी आवाज में विजय का भाव लाते हुए कहा, एक ऐसी चीज दरबार में लाई जाए जो इस दुनिया में मौजूद भी है और नहीं भी। अब तो दरबारियों को यकीन हो गया कि बीरबल का खेल खत्म। ये एक ऐसा दार्शनिक जाल था जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता था। तीनों चुनौतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और हर एक अपने आप में लगभग असंभव थी। अकबर भी इन सवालों की जटिलता से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। सभी की निगाहें बीरबल पर थी। मुल्ला जकी और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल या तो मना कर देंगे और अपनी हार मान लेंगे या फिर हाँ कहकर खुद को अपमानित करवाएंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। उनकी इस सहज स्वीकृति ने दरबारियों को हैरान कर दिया। मुल्ला जकी की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या बीरबल पागल हो गए हैं या उनके पास सच में कोई तरकीब है? चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल अगले कुछ दिनों तक दरबार से लगभग गायब रहे। वो सुबह जल्दी उठते और आगरा की गलियों, बाजारों और चौपालों में घूमते। उन्होंने न तो खजाने का दौरा किया, न ही किसी ज्योतिषी से सलाह ली। वो बस लोगों को देखते, उनसे बातें करते और सल्तनत की नब्ज को महसूस करते। पहली चुनौती, खजाने को दोगुना करना। बीरबल जानते थे कि असली खजाना सोने चांदी का ढेर नहीं, बल्कि
सल्तनत की प्रजा की आर्थिक शक्ति और उनकी उत्पादकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। वो सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। हुजूर, खजाने को दोगुना करने के लिए मुझे खजाने से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी इजाजत और एक छोटा सा शुरुआती निवेश चाहिए। कैसा निवेश? अकबर ने पूछा। मैं आगरा में एक भव्य शाही व्यापार मेले का आयोजन करना चाहता हूं, बीरबल ने समझाया। हम पूरी सल्तनत और पड़ोसी राज्यों के कारीगरों, व्यापारियों, किसानों और कलाकारों को यहां आमंत्रित करेंगे। उन्हें 1 महीने के लिए करों में छूट दी जाएगी और उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। इस मेले के आयोजन के लिए मुझे शाही कोष से एक छोटी सी रकम चाहिए होगी, जिसे हम बाद में मुनाफे से चुका देंगे। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। देखते ही देखते बीरबल की योजना पर काम शुरू हो गया। यमुना के किनारे एक विशाल मैदान को साफ किया गया। भव्य पंडाल और दुकानें लगाई गई। देश विदेश में मुनादी करवा दी गई कि आगरा में ऐसा मेला लग रहा है जैसा पहले कभी नहीं लगा। जल्द ही ऊंटों, घोड़ों और बैलगाड़ियों के काफिले आगरा की ओर आने लगे। ईरान के कालीन बुनकर, चीन के रेशम व्यापारी, गुजरात के कपड़ा व्यवसायी और दक्कन के मसाला विक्रेता सब अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। आगरा के स्थानीय कारीगरों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक अनूठा अवसर मिला। मेला एक जबरदस्त सफलता थी। दिन रात व्यापार होता, नए रिश्ते बनते, नए सौदे होते। सल्तनत का पैसा बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि बाहर का पैसा सल्तनत में आ रहा था। बीरबल ने एक अस्थायी टकसाल भी स्थापित की जहां विदेशी सिक्कों को शाही मुहर वाले सिक्कों में बदला जाता था, जिससे सल्तनत की मुद्रा का मूल्य और भी बढ़ गया। दूसरी चुनौती, सबसे सुखी और सबसे दुखी व्यक्ति। खजाने की समस्या सुलझाते हुए बीरबल ने अपनी दूसरी चुनौती पर भी काम जारी रखा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को सल्तनत के कोने कोने में भेज दिया था, लेकिन एक अजीब निर्देश के साथ। उन्होंने कहा था, मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास सब कुछ था और अब कुछ नहीं है, और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। कई दिनों की खोज के बाद उनके गुप्तचर 2 लोगों को लेकर आए। सबसे दुखी व्यक्ति का नाम था धनपत राय। वो कभी आगरा का सबसे अमीर जौहरी हुआ करता था। उसके पास आलीशान हवेली, नौकर चाकर और एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन कुछ साल पहले एक रात उसकी हवेली में आग लग गई। उसका सारा माल, सारी दौलत और उसका पूरा परिवार उस आग में जलकर राख हो गया। वो अकेला बच गया। अब वो मंदिरों और दरगाहों पर मिलने वाले लंगर पर जीता था। लेकिन उसका दुख केवल गरीबी का नहीं था, बल्कि अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खो देने की उस भयानक स्मृति का था। उसकी आंखों में एक स्थायी खालीपन था। सबसे सुखी व्यक्ति का नाम था हीरामन। वो एक गरीब मजदूर था जो दिन भर पत्थर तोड़ता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी रोज की कमाई बस इतनी थी कि शाम को उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई भविष्य की योजना नहीं थी। लेकिन जब वो शाम को घर लौटता और उसके बच्चे बाबा बाबा कहकर उसकी टांगों से लिपट जाते, जब उसकी पत्नी उसे प्यार से सूखी रोटी और प्याज परोसती, तो उसके चेहरे पर जो संतोष और आनंद का भाव होता था, वो किसी बादशाह के चेहरे पर भी नहीं देखा जा सकता था। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश था। बीरबल ने दोनों से बात की और उन्हें महीने के आखिरी दिन दरबार में आने के लिए राजी कर लिया। तीसरी चुनौती, जो है भी और नहीं भी, ये सबसे मुश्किल चुनौती थी। बीरबल ने कई रातें इस पहेली पर सोचते हुए बिताई। क्या ये हवा है जो मौजूद है पर दिखती नहीं? नहीं, ये बहुत सीधा जवाब होता। क्या ये सपना है जो हम देखते हैं पर वो वास्तविक नहीं होता? ये भी मुल्ला जकी को संतुष्ट नहीं कर पाता। फिर एक दिन जब वो यमुना के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा।
जैसे ही उन्होंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रतिबिंब लहरों में बिखर गया। वो था, पर उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, उसे छुआ नहीं जा सकता था। उन्हें अपना जवाब मिल गया। उन्होंने सल्तनत के सबसे कुशल कारीगर को बुलाया और उसे एक आदेश दिया। उन्होंने उसे एक बड़ा, खूबसूरत और बिल्कुल साफ आईना बनाने को कहा, जिसका फ्रेम कीमती लकड़ी और नक्काशी से बना हो। 1 महीना पूरा हो गया। दीवानाम आज फिर खचाखच भरा था। मुल्ला जकी और उसके साथी सामने की पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल असफल होकर लौटेंगे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, 1 महीना पूरा हो गया है। अब अपनी चुनौतियों का परिणाम प्रस्तुत करो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जी जहांपनाह। पहली चुनौती थी खजाने को छुए बिना उसे दोगुना करना। उन्होंने खजांची हकीम लुकमान को आगे बुलाया और कुछ मोटे मोटे बही खाते उनके सामने रख दिए। खजांची जी, कृपया इन बहियों की जांच करें। ये शाही व्यापार मेले का लेखा जोखा है। हकीम लुकमान ने घबराते हुए पन्ने पलटे। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनकी आंखें आश्चर्य से फैलती गई। मेले से न केवल शुरुआती निवेश की रकम वापस आ गई थी, बल्कि सल्तनत को इतना मुनाफा हुआ था और इतने नए व्यापारिक समझौते हुए थे कि सल्तनत की कुल आर्थिक संपत्ति का मूल्य वास्तव में दोगुने से भी ज्यादा हो गया था। बीरबल ने कहा, हुजूर, सल्तनत का असली खजाना तिजोरी में बंद सोना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की समृद्धि और उसकी व्यापारिक शक्ति है। मैंने उस खजाने को दोगुना कर दिया है और इसके लिए तिजोरी के एक भी सिक्के को हाथ नहीं लगाया। अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। मुल्ला जकी का मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत खूब बीरबल, अब दूसरी चुनौती के बारे में बताओ, अकबर ने कहा। बीरबल के इशारे पर 2 लोग दरबार में लाए गए। एक धनपत राय, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, और दूसरा हीरामन, जिसकी आंखों में एक सरल चमक थी। बीरबल ने पहले धनपत राय से अपनी कहानी सुनाने को कहा। जब धनपत ने कांपती आवाज में अपने अतीत की खुशहाली और फिर उस भयानक रात की त्रासदी का वर्णन किया, तो पूरे दरबार में एक दर्दनाक खामोशी छा गई। हर कोई उसके दुख को महसूस कर सकता था। फिर बीरबल ने हीरामन से उसके जीवन के बारे में बताने को कहा। हीरामन ने अपनी साधारण दिनचर्या, अपनी मेहनत और अपने परिवार के साथ बिताए खुशी के पलों का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे अपने बच्चे की एक मुस्कान उसकी दिन भर की थकान मिटा देती है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और संतोष था कि दरबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके सामने सल्तनत का सबसे दुखी और सबसे सुखी व्यक्ति खड़ा है। धनपत राय इसलिए दुखी नहीं है कि वो गरीब है, बल्कि इसलिए कि उसने अमीरी और खुशियां देखी है और उन्हें खो दिया है। उसका दुख अतीत की स्मृतियों में रहता है। और हीरामन इसलिए सुखी नहीं है कि उसके पास कुछ है, बल्कि इसलिए कि उसे किसी चीज की चाह नहीं है। उसका सुख वर्तमान के क्षणों में बसता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, मन की अवस्था में है। अकबर इस गहरी दार्शनिक व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को इनाम देकर सम्मान के साथ विदा किया। अब मुल्ला जकी की आखिरी उम्मीद बची थी। वो अपनी जगह से उठकर बोला, मान लिया बीरबल, तुमने 2 चुनौतियां पूरी कर ली, लेकिन हमारी तीसरी और सबसे मुश्किल चुनौती का क्या? वह चीज कहाँ है जो दुनिया में है भी और नहीं भी? बीरबल मुस्कुराए। वो चीज भी यही है मुल्ला जी। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया, जो एक बड़े मखमली पर्दे से ढकी हुई वस्तु को दरबार के बीच में ले आए। एक इशारे पर पर्दा हटा दिया गया। उसके नीचे एक विशाल, शानदार आईना था। उसका फ्रेम चमक रहा था और उसका कांच इतना साफ था कि उसमें पूरा दरबार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दरबारी हैरान थे। ये तो बस एक आईना है। बीरबल ने मुल्ला जकी से कहा, मुल्ला जी, कृपया आगे आए। जकी झिझकते हुए आगे बढ़े। बीरबल ने पूछा, इस आईने में आपको क्या दिख रहा है?
मुझे मेरा अक्स दिख रहा है, पूरा दरबार दिख रहा है, जकी ने कहा। तो क्या ये अक्स मौजूद है? बीरबल ने पूछा। हाँ, बिल्कुल है, मैं उसे देख सकता हूं, जकी ने आत्मविश्वास से कहा। तो फिर जरा इसे छूकर दिखाइए, बीरबल ने शांति से कहा। मुल्ला जकी ने अपना हाथ बढ़ाया और आईने में दिख रहे अपने प्रतिबिंब को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ केवल ठंडे, कठोर कांच से टकराया। प्रतिबिंब वही था, पर उसकी पकड़ से बाहर था। उसने फिर कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की, जो पूरे दरबार में गूंज उठी। जहांपनाह, यही वो चीज है जो मौजूद भी है और नहीं भी। आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब वास्तविक लगता है, वो मौजूद है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हम उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ये सत्य का आभास है, पर सत्य नहीं है। ये माया है, ये दुनिया में है भी और नहीं भी। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही बीरबल के शब्दों का गहरा अर्थ समझ में आया, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वयं बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठकर तालियां बजा रहे थे। मुल्ला जकी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उनके साथी दरबारी अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। उनकी बनाई गई अचूक त्रिसूत्रीय चुनौती बीरबल की बुद्धिमत्ता, व्यावहारिकता और दार्शनिक गहराई का एक शानदार प्रदर्शन बन गई थी। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन बीरबल ने उसी जाल को एक सीढ़ी बनाकर एक ऐसी ऊंचाई हासिल कर ली थी जहां तक पहुंचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत का असली खजाना न तो सोने की अशर्फिया है और न ही बड़ी बड़ी सेनाएं। सल्तनत का असली खजाना तुम्हारे जैसी बुद्धि है। तुमने हमें सिखाया कि दौलत उत्पादन में है, खुशी संतोष में है, और सत्य अक्सर वो नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है। उस दिन दरबारियों को अपना मुंहतोड़ जवाब मिल चुका था। उन्होंने सीखा कि बीरबल को चुनौती देना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दिए की रोशनी सूरज के तेज में खो जाती है और सूरज पहले से भी अधिक प्रताप